स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 38 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डोमेस्टिक सूवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के बारे में। ठीक है, डोमेस्टिक सूवेज जो घर से कचरा निकलता है या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जितना भी, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। Now, as we work with water in our home, in the cities and town, we wash everything into drains. जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घरों में पानी के साथ काम करते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें धोनी होती हैं सब की सब ड्रेन में चली जाती है। हमने तो सोचा कि जो वेस्ट है वो हमने बर्तन धोए या जो भी चीज़ करी वो तो भाई हमने तो धो दी, लेकिन एक्चुअली जा कहाँ रहा है, दिस ऑल इज़ गेटिंग मिक्सड इनटू वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सूएज दैट कम्स आउट ऑफ आवर हाउसेज गो। मतलब कि जो सूएज होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, वो कहाँ जाता है। विलेजेस में ऐसा क्या होता है, इज द सूएज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्सड विद इट। यानी कि जो भी वेस्ट हमारा जा रहा है, ह्यूमन वेस्ट जा रहा है, क्या वो ट्रीट किया जाता है उससे पहले कि वो किसी रिवर में मिक्स हो। A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. यानी कि सिर्फ 0.1% इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या बना देती हैं डोमेस्टिक सूवेज, वो एकदम मतलब उसका सिर्फ इतनी सी क्वालिटी हमारे जो ह्यूमन यूज़ होता है उसके लिए बेकार कर देती हैं। यू हैव रीड अबाउट सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन चैप्टर 10। आप लोगों ने सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में चैप्टर 10 में पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। Solids are relatively easy to remove. What is most difficult to remove are dissolved salt such as nitrate, phosphate and other nutrients. वो कह रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। कोई प्लास्टिक है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू या अलग अलग मेथड होते हैं उसके थ्रू उनको निकाला जा सकता है। बट जो चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं पानी में, जो सॉल्ट डिसॉल्व हो चुके हैं जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स और या फिर टॉक्सिक मेटल आयंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर वेरी हार्ड टू रिमूव। उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। डोमेस्टिक सूएज प्राइमरीली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब एक नॉर्मल चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। डोमेस्टिक सूएज जो होता है, जो घरों से कचरा निकलता है, ठीक है, जो भी हमारा एक्सक्रीटा होता है या वट एवर इट इज़, वो बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहने वाला, उसको माइक्रोब्स ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोब्स उस पर एक्शन करें, वर्क करें तो वो ख़त्म हो सकता है। तो इसमें लिखा भी है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिकम्पोज हो जाता है किसकी वजह से, थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे और बैक्टीरिया की हेल्प से वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, और क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो खुद से धीरे धीरे, उनके लिए एक तरह से फूड है ये, वो इस पूरे वेस्ट को जो भी है उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो जो जो सूएज प्लांट्स होते हैं उसमें होता क्या है, यही तो माइक्रोब्स होते हैं जो उसको ख़त्म करते हैं एक तरह से। तो अब उसने क्या बोला, इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सूवेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि अगर आपको किसी भी पानी के अंदर देखना है कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है, मतलब ऐसा जो जो भी माइक्रोब्स हैं वो कंज्यूम कर पाएँ वो कितना है, वो देखने के लिए आपको उसका बीओडी मेजर करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। In the chapter on microorganisms, you have read about the relationship between BOD, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। यानी कि जो हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने बीओडी और इन सब का रिलेशन पढ़ा है। खैर हम उस रिलेशनशिप पे नहीं जाते, अभी हम खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहा है वो। Figure 16.3 shows some of the changes that one may notice following discharge of sewage into a river. यानी कि इस फिगर में ये दिखाया है कि जैसे कोई वेस्ट मटेरियल को हम पानी में डिस्पोज कर देते हैं, उसके बाद किस तरह से हमारे रिवर की अलग अलग चीज़ों में चेंजेस आने शुरू होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे दिखा रखा है कंसंट्रेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सूएज डिस्चार्ज जैसे ही हुआ एक चीज़ इंक्रीज देखने में आई कि बीओडी बढ़ता है। जैसे ही सूएज डिस्चार्ज हुआ मतलब वेस्ट मिला, बीओडी बढ़ेगा, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। अब एक चीज़ और है कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है तो क्या चीज़ कम होगी, एक्चुअली जो ऑक्सीजन है वो कम होगी। तो यहाँ पे जैसे ही आपने मिक्स कर दिया, किसको, सूएज मटेरियल को मिक्स किया, ऑक्सीजन बीओडी तो बढ़ेगी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, तो ये तब का केस है जब आपका सीवेज मैटर मिला है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फिश किल एंड डिसअपेरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, आपको देखने को मिलेगा कि फिश जो है वो मर रही हैं। अब देखो एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि बीओडी की ज़रूरत क्यों है, बीओडी क्या है, किसे, जैसे ही कोई भी वेस्ट मटेरियल मिलता है पानी के अंदर, ये बीओडी क्या होती है, एकदम बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर पार्ट में। क्यों? क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको सूवेज पे वर्क करना है, उनके लिए ऑक्सीजन डिमांड एकदम बढ़ती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है वर्क करने के लिए। इसलिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो पानी में से ऑक्सीजन क्या होती है, कम हो जाती है। तो आप बीओडी अगर कहीं की बहुत ज़्यादा है तो वो मेजर करके आप बता सकते हो कि वहाँ पे जो सीवेज वेस्ट है कितना हार्मफुल है, कितना ज़्यादा है। अब आपको समझ में आया रिलेशन? नाउ microorganisms involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen। अब समझते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के प्रोसेस में होते हैं, लिंक्ड होते हैं, वो पानी में से बहुत सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से एकदम से बहुत ही डिक्लाइन, कम देखने को मिलती है ऑक्सीजन, जो क्या होती है, डिसॉल्व होती है। अब क्या होता है, अब जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करना शुरू करेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। दिस कॉज मोर्टेलिटी ऑफ द फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स। और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो फिश हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म होती है। Presence of large amount of nutrients in water also causes excessive growth of planktonic algae। यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने की वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है प्लैंक्टोनिक एल्गी की, फ्री फ्लोटिंग एल्गी। आप काई देखते हो, जो ये गंदी गंदी सी काई दिख रही है, होता क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये एल्गी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, विच इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी। और ये वाटर बॉडी को एक कलर दे देता है। एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। इन एल्गल ब्लूम्स की वजह से एक तो पहली बात तो जो पानी, जो भी हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, वाटर क्वालिटी वो ख़राब होती है, और फिश मोर्टेलिटी यानी फिशेस जल्दी मरती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। अब कुछ जो ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी होती हैं वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, नुकसानदायक है। You may have seen the beautiful mauve colored flower found on very appealingly shaped floating plants in water body। एक मॉव कलर का होता है, पर्पलिश शेड में आता है वो फ्लावर, वो आपको देखने को मिलता होगा कई बार, जो फ्लोट करता है। ये जो प्लांट है, इसको इंडिया में इसके सुंदर फ्लावर्स की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये एकदम से इसने, मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक्सेस में ग्रोथ हो जाता है, और जब ये एक्सेस में ग्रोथ होता है तो पानी में से सारी ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़, आप उससे पहले कि उसको हटाओगे, उससे ज़्यादा वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। दीज आर प्लांट्स ऑफ वाटर हायासिंथ। अब ये क्या है, वाटर हायासिंथ का पार्ट है, जिसको इकोनिया क्रेसिपस बोलते हैं। 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड कौन सा है, आपका ये है वाटर हायासिंथ, जिसको खूब उसके सुंदर होने की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट फाइनली उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। अब होता क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा ये वाटर बॉडी में ग्रो करता है, मतलब फैलता है, और इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें गड़बड़ होती है। ठीक है, नाउ अभी हम आगे के पार्ट्स में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बट एक ये और पढ़ लेते हैं। Sewage from our homes as well as from hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into a water without proper treatment may cause outbreak of serious diseases such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera, etc. उसने क्या बोला कि जो भी जहाँ से भी सीवेज निकल रहा है, वो क्या होता है, उसके अंदर कई सारे अनडिज़ायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए नुकसानदायक होता है तो उनको पैथोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि बिल्कुल ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में होते हैं, और अगर उसको डायरेक्टली पानी में डिस्पोज कर देते हैं तो उसकी वजह से सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। उसके अलावा
Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing, chemical manufacturing, etc., often contain toxic substances, notably heavy metal such as mercury. अब इसने क्या बोला कि डोमेस्टिक सुवेज को हटा दो तो जो इंडस्ट्री से भी वेस्ट मटेरियल आता है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कि मरकरी। नाउ इसके आगे जो पार्ट है बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट इसके नेक्स्ट जस्ट एक बनाऊंगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। बट दिस वाज ऑल अबाउट द बीओडी, उसके अलावा वाटर पोल्यूशन एंड जो कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरह से जब सीवेज पानी में मिलता है, और पूरा का पूरा ये आपका जो ग्राफ है वो मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रखी है कि इम्प्योरिटीज़ दिखा रखी हैं कि पानी है लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ मिली होती है, 0.1% दिखा रखा है। डिस्टिल वाटर में कुछ नहीं होता, बट नॉर्मली जो भी आप पानी देखते हो उसमें कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक और पार्ट हुआ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक सूवेज, एल्गल ब्लूम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी चैप्टर के या फिर इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आपको सारे पार्ट वहाँ मिल जाएंगे, उसको देख सकते हैं। वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज पे आपको ये मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर की तरह मैंने एक दो सीरीज़ और स्टार्ट करी हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, तो उसमें मैंने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनको बहुत ही डिटेल में कवर किया है, आप उनको भी वहाँ देख सकते हैं।